ओके, जय हिंद दोस्तों। तो रिसेंटली एनडीए का पेपर कंडक्ट हुआ है और इसमें आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। बहुत ही शानदार सवाल हैं, आने वाले सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए इनमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आपका काम क्या है, पहला वीडियो पोस्ट करेंगे जैसे ही स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पहला सवाल है महाजन पद के ऊपर है। महाजन पद से बहुत क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी में भी कवर्ड है और हमने यूट्यूब और बैच दोनों जगह कवर किया है। तो यहाँ जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें हम रिवाइज कर लेंगे। देखिए, महाजन पद क्या थे ये समझते हैं हम। महा का मतलब होता है ग्रेट और जन का मतलब जनता, जनता यानी सब्जेक्ट, और पद का मतलब होता है पैर यानी पांव, फुट। तो महाजन पद का मतलब है जहां जनता के पैर पड़ते हैं वो लार्ज एरियाज। ठीक है, तो ये महाजन पद क्या था, 16 लार्ज किंगडम था, 16 लार्ज किंगडम। और ये जो टाइम पीरियड है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ये हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी बीसीई की, 6th सेंचुरी बीसीई की। और इन क्षेत्रों में जब राजा का जो पावर है वो बढ़ा तो इन्होंने बड़े बड़े एरियाज ऑक्यूपाई करना शुरू किया और ये स्टार्टिंग फेज माना जाता है 6th सेंचुरी बीसीई के आसपास। और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि एक तरीके से पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक चेंजेस भी आए सोसाइटी में, जिसके कारण ये महाजन पद और स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेट फुटहोल्ड महाजन पद का लिटरल मीनिंग है। टोटल कितने महाजन पद थे, 16 थे। और इन 16 महाजन पदों का जिक्र भी हमें मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में। और ये जो 16 महाजन पद हैं इनके नाम और इनके कैपिटल आपसे पूछे जाते हैं, जिन्हें हम अभी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बट पहले आप इस क्वेश्चन को आंसर करिए, तक्षशिला किसकी राजधानी थी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो जो तक्षशिला है ये राजधानी थी गांधार की। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। गांधार जो है ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है और गांधार की ही कैपिटल तक्षशिला थी। अब इसी तरीके का सवाल जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो तक्षशिला है ये किस क्षेत्र में है पाकिस्तान के। ऑप्शन है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब या सिंध। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, पंजाब। पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है और उसी पंजाब प्रांत में हमें तक्षशिला देखने को मिलता है। ये थोड़ा फैक्चुअल है बट आप समझते हुए चलेंगे तो बहुत आसान होगा। मैं मैप भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ आप ध्यान से देखिए, जहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूँ इस वाले क्षेत्र में ये गांधार है। ठीक है, और गांधार के पास ही आप देखोगे तो यहाँ आपको तक्षशिला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 16 महाजन पद है और ये 6th सेंचुरी बीसी के आसपास का टाइम पीरियड है। ठीक है, गांधार वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था और तक्षशिला जो है ये हमें पंजाब प्रांत में देखने को मिला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीडीएस का ही सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो तक्षशिला है इसकी लोकेशन कहाँ थी, लोकेशन किनके द्वारा बताई गई। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम कौन थे, तो ये वन ऑफ द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेत्ता थे, यानी प्राचीन शहरों को खोजना और उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करना इनका प्रमुख काम था। तो इन्होंने ही बताया था सबसे पहले तक्षशिला के बारे में और इनकी लोकेशन आइडेंटिफाई की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ये तीनों भी बाकी बहुत फेमस हिस्टोरियन हैं, राखल दास बनर्जी जी और जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करी है, जॉन मॉर्सल भी अपने आप में बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दयाराम साहनी जी हैं जिन्होंने हड़प्पा के बारे में बताया है सबसे पहले। ठीक है, तो जो सही आंसर वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत क्वेश्चन है, आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी महाजन पद वाले टॉपिक से। अगला सवाल यह है कि कौन लिस्टेड नहीं था 16 महाजन पदों में, कुरु, गांधार, कलिंग या वत्स। उम्मीद है आपने इसे भी अटेम्प्ट किया होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कुरु, गांधार, वत्स ये तीनों महाजन पद है। बट कलिंग जो है ये महाजन पद नहीं है, बल्कि कलिंग एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के बारे में देखने को मिलता है, बट वो अशोक के टाइम पे मिलता है, ना कि महाजन पद वाले एरा में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए, फिर इसी तरीके का सवाल है, प्री मौर्यन पीरियड में ही अच्छा यही क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित महाजन पदों में से कि कौन सा गण था। देखिए गण क्या होता था, एक पर्टिकुलर महाजन पद में एक राजा होते हैं, वन किंग होते हैं। ठीक है, बट कुछ जगहों में ऐसा देखा गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक से ज्यादा राजा हैं, मीन्स 3 राजा, 4 राजा, और इस तरीके से वो शासन चला रहे हैं, किंगडम स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो वैसे महाजन पद जहां गण है, संघ है, मीन्स ओलियर्की है। ओलियर्की का मतलब है एक से ज्यादा राजा के द्वारा किसी एरिया को चलाना।
तो वैसा क्षेत्र हमें देखने को मिला वज्जी में। और ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में मैंने कंप्लीट पढ़ाया भी है, एनसीईआरटीज यूट्यूब पे भी, तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है आपने उन वीडियोज़ को देखा है, और अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, वज्जी। ध्यान रखिएगा, वज्जी जो किंगडम है, मैं मैप भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और ध्यान रहे। देखिए ध्यान से, ये कुरु है, ये पांचाल है, ये कौशल है, ये मल है, ये वृज्जी है, और ये है काशी। और यही वाला क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वज्जी की। ठीक है, वज्जी, वज्जी या वृज्जी कहते हैं। और इसकी जो कैपिटल है वो वैशाली है। तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक से ज्यादा राजा मिलकर रूलिंग कर रहे हैं। तो आंसर इसका बी है, नाम आगे। या आप सारे पेपर भी देख सकते हो कौन से पेपर के सवाल हैं। मत्स्य महाजनपद के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस क्षेत्र में लोकेटेड है। देखिए, मत्स्य महाजनपद राजस्थान में है। मत्स्य जो है ये राजस्थान के अलवर वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फो मैं बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, हाँ, तो मत्स्य जो है ये अलवर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और अगर आपने महाभारत अच्छे से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि विराट नगर होता है, और विराट नगर में ही पांडव अपने अज्ञातवास को बिताते हैं। और उसी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे कैटल रियरिंग आसान होता है, और ये विराट राजा की स्टोरी होती है विराट नगर में, और वहाँ पे कौरव अटैक करते हैं फाइनली। ठीक है, और उसके बाद उन्हीं क्षेत्रों से एसोसिएटेड है मत्स्य, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। और मत्स्य जो है इस तरीके से वो कम्पीट नहीं कर पाता है बेसिक, और उसके बाद सेटल्ड एग्रीकल्चर भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और फाइनली एट द एंड मगधन एम्पायर में वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है मत्स्य एम्पायर, मत्स्य किंगडम को। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, महाजनपद हैं जिनके हमें नाम और क्षेत्र पता होने चाहिए, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ साथ के साथ। जिसमें काशी है जिसे बनारस हम कह रहे हैं, कौशल है या श्रावस्ती कहते हैं, अंग जिसकी राजधानी चंपा है, मगध जिसकी राजगिरी है, वज्जी या वैशाली जिसके हम कह रहे हैं, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर है, चेदी है, इसी के साथ ही कुरु है, पांचाल है। ठीक है, ये कुरु भी आपको पता होगा महाभारत से एसोसिएटेड है, और पांचाल भी महाभारत से एसोसिएटेड है। तो 6th सेंचुरी BC के आसपास का ये टाइम पीरियड है जिसमें हमें ये क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपसे महाजनपद के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो बहुत ध्यान से आप अटेम्प्ट करिए। और अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि आपकी इस टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ हो गई है। पहला ये कह रहे हैं कि सारे ही महाजनपद ओलिगार्कीज थे, मीन्स एक से ज़्यादा राजा के द्वारा चलाए जाते थे। दूसरा, ये सारे ही महाजनपद ईस्टर्न इंडिया में थे, पूर्वी क्षेत्रों में थे। कोई आर्मी मेंटेन नहीं की जा रही थी महाजनपद के द्वारा। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में 16 महाजनपद का नाम देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है, ऑप्शन डी है यहाँ पे। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में हमें महाजनपद की लिस्टिंग मिलती है। वो कौन से बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं ये भी हमें पता होने चाहिए। तो वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि बताइए किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको जिक्र देखने को मिलता है महाजनपदों का। तो इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जैन टेक्स्ट का नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों में ही 16 महाजनपदों की लिस्टिंग देखने को मिलती है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। सारे ही महाजनपद में ओलिगार्कीज नहीं थी। बहुत सारे महाजनपद में केवल एक राजा के द्वारा रूलिंग की जा रही थी। सारे ही महाजनपद ईस्टर्न में नहीं है, अभी हमने मैप में देखा, वेस्टर्न में भी है। कोई आर्मी मेंटेन नहीं की जा रही थी, ये बात गलत है। मगध जो उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था, उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। अब ये जो क्वेश्चन है जो कि अब पूछे जा रहे हैं, जिनमें आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, और हिस्ट्री और मैप साथ के साथ चलती है, तो इसे आप अटेम्प्ट करिए। ये भी 2024 का ही सवाल है, CBI के पेपर का। साउथ से नॉर्थ लगाना है, ना कि नॉर्थ से साउथ। चेदी, अस्मक, पांचाल और कंबोज, तो ये आप देख लीजिए मेजर महाजनपद। देखिए, गांधार जो है आपको ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, ठीक है। और कुरु जो है जो प्रेजेंट डे दिल्ली में है, वो वाला क्षेत्र है। पांचाल आप देख सकते हो उसी के थोड़ा ईस्टर्न पार्ट में है। और इन वाले क्षेत्रों में मत्स्य है जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र हैं, अलवर वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद सोरसेन है। और अवंती आप ध्यान से देखिए, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसी में आपको साथ के साथ माहिष्मती देखने को मिलेगा, ठीक है। माहिष्मती अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये यहाँ पे ये जो नर्मदा नदी है इसी के तट पर हमें देखने को मिलता है। और इस पर क्वेश्चन भी बना है कि माहिष्मती किस नदी के तट पर देखने को मिलता है। इसी के साथ ये अस्मक है, और अस्मक सबसे सदन कह सकते हो आप महाजनपद के दृष्टिकोण से। और इसी के साथ यहाँ पे अंग है, ठीक है। और अंग जो है वो दान में दिया गया था किनको, तो ऑब्वियसली दुर्योधन के द्वारा कर्ण को। तो अंग क्षेत्र है ये, जिसकी राजधानी चंपा थी। और राजगिरी है,
ठीक है। इसी के साथ ही वज्जी है और यहाँ पे काशी है, मल्ल है, मल्ल गणराज्य जहाँ से गौतम बुद्ध जी संबंध रखते हैं अपना। इसके साथ कौशल है और कौशल के बाद ये वत्स देखिए, फिर ये चेदी देखिए जिसकी कैपिटल जो या त्रिपुरी के आसपास है, ठीक है। और अब इसके साथ सोरसेन है, मत्स्य है, ठीक है। ये सारा हमने कवर कर लिया है। और अब थोड़ा और हम देखें सर वेस्टर्न में तो हमें कंबोज भी देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको ये लिस्टिंग याद करवा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंग की। तो इसका लोकेशन बस आपको पता होना चाहिए और ये मैप से बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो ये मैं PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ आप इसे रिवाइज कर लेना। देखिए अंग जो है इसकी कैपिटल ये प्रेजेंट डे बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है अंग। और ये बिहार और वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में है, ठीक है। दूसरी है यहाँ पे मगध, दूसरी है मगध, ठीक है। मगध जो है ये सदर्न बिहार में देखने को मिलता है। तीसरी है यहाँ पे वज्जी, वज्जी या वृज्जी कहते हैं इसे, ठीक है। और चौथी है मल्ल, ठीक है। पांचवी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी काशी, ठीक है। और काशी यानी प्रेजेंट डे बनारस। छठा यहाँ पे कौशल जिसकी जो कैपिटल है वो श्रावस्ती है। सातवें यहाँ पे वत्स, ठीक है। उसके बाद है चेदी, फिर है कुरु, देन है पांचाल, उसके बाद है मत्स्य और 12th नंबर पे है सोरसेन। उसके बाद है अस्सक या अस्मक कहते हैं इसे। और अस्मक के बाद है अवंती, देन गांधार और लास्ट है हमारी कंबोज, ठीक है। और ये मैपिंग भी मैंने मैप में भी इनकी लोकेशन बता दी है। और इसी के साथ ही आपसे ये महाजनपद के कैपिटल्स भी पूछे जाते हैं। तो महाजनपद के कैपिटल्स आप कैसे ध्यान रखोगे, ये भी आपको मैप से ही याद हो जाएंगे, ठीक है। या तो वो क्षेत्र पूछेंगे या फिर वो मैप से इसके पूछ लेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए मगध की कैपिटल सबको पता है, राजगिरी है, बिहार वाला क्षेत्र है जिसे बाद में अभी प्रेजेंटली राजगीर कहते हैं। और इनफैक्ट ये राजगिरी जो कैपिटल है वो शिफ्ट भी हुई थी, पाटलिपुत्रा भी कैपिटल बाद में चेंज हुई थी। तो ये भी पूछते हैं, ठीक है, कि कौन कैपिटल थी स्टार्टिंग वाली, तो राजगिरी थी। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, BPSC में भी अक्सर पूछते हैं। वज्जी की जो कैपिटल है ये वैशाली थी। और मल्ल की जो है ये कुशीनगर थी या कुशीनारा कहते हैं पहले। उसके बाद कौशल है या काशी देख लेते हैं। तो काशी आपको ऑलरेडी पता है, वाराणसी। कौशल यानी श्रावस्ती है। इसके बाद वत्स है और वत्स की जो कैपिटल है वो कौशाम्बी है, ठीक है। इसके बाद चैदी है, तो चैदी की कैपिटल है सुक्तिमती। जो कुरु है वो कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ है और इंद्रप्रस्थ यानी जिसे बाद में हस्तिनापुर कहते हैं। देन पांचाल है, तो पांचाल की जो कैपिटल है वो है अहिछत्र। और मत्स्य की कैपिटल विराटनगर है। देन आते हैं सोरसेन, तो सोरसेन की कैपिटल मथुरा है। अस्मक की जो कैपिटल है वो पोर्टाली है। अवंती की उज्जैन है। उज्जैन आप देखिए क्षेत्रों से भी याद रख सकते हो, ये एरिया से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और उज्जैन के साथ ये नॉर्दर्न वाला है, दो इसकी कैपिटल थी। और जो सदर्न है वो माहिष्मती है, ठीक है, माहिष्मती। इसके बाद गांधार की कैपिटल तक्षशिला है और कंबोज की कैपिटल राजपुर। तो इस तरीके से ये महाजनपद की लिस्टिंग है। ये नाम मैंने बता दिया, ये थोड़ा फैक्चुअल है बट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, तो इस वजह से ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैप से बहुत इजीली आप देख पाओगे, सारे के सारे यहाँ जो कैपिटल यहीं पे साथ में ही है, ठीक है। कुरु का जैसे इंद्रप्रस्थ है, पांचाल का यहाँ पे कौशल का अयोध्या है, वृज्जी का वैशाली है, ठीक है, अवंती का उज्जैनी और माहिष्मती है। तो इन क्षेत्रों से आप ध्यान रख पाओगे। ओके, अब ये चैदी, अस्मक, पांचाल और कंबोज, अब ये लिस्टिंग जो है ये हम कब इजीली कर पाएंगे, जब हमें क्लैरिटी है मैप में कि चैदी कहाँ है, अस्मक कहाँ है, पांचाल कहाँ है, कंबोज कहाँ है। तो इसे हम कवर कर लेते हैं मैप से। ओके, तो ये देखिए चैदी सबसे पहला ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, 1 नंबर है। और इसके बाद दूसरा आई थिंक अस्मक है, फिर पांचाल, कंबोज, ठीक है। तो अस्मक देख लेते हैं। ओके, ये देखिए अस्मक, और अस्मक के बाद पांचाल है। तो पांचाल किन क्षेत्रों में होगा, इन वाले क्षेत्रों में, ठीक है। और चौथा है कंबोज, तो कंबोज जो है ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा,
ठीक है। तो 1 2 3 4 हमें क्या लगाना है, हमें मैप में लगाना है साउथ से नॉर्थ की ओर। तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे साउथ में है असमक यानी 2, देन आएगा चेदी, ठीक है 2 के बाद, और उसके बाद है 1 सेकेंड, 2 के बाद 1 है और 1 के बाद 3 है, देन है 4, ठीक है। तो 2 1 3 4 इसकी सही क्रोनोलॉजी है, जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो तभी होंगे जब आपको मैप की क्लैरिटी और ये क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए ये कैपिटल पूछ रहे हैं, अवंती, उज्जैन, कौशल, कौसाम्बी, मगध, वैशाली, गांधार, पूंछ। तो देखिए जो वत्स है, वत्स की कैपिटल कौसाम्बी है, राइट। तो यहाँ तो कौशल लिख दिया है, तो गलत है ये, वत्स की कैपिटल कौसाम्बी है। उसके बाद इन्होंने कहा मगध की वैशाली, देखिए मगध की वैशाली नहीं, राजगिरी है ना, राजगिरी है। उसके बाद गांधार की पूंछ नहीं, तक्षशिला है, ठीक है। और अवंती क्या उज्जैन है, तो देखिए वत्स की कौसाम्बी है, और उसके बाद अवंती की हम बात करें तो अवंती की उज्जैन है, हाँ ये सही है, उज्जैन या माहिष्मती आप कह लो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आई थिंक सिर्फ 1 सही है, तो ओनली 1 पेयर मैच्ड। तो इस तरीके से आपको ये कैपिटल याद है तो बहुत इजीली आप कर पाओगे। मेरे माइंड में मैप आ जाती है, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो अवंती में जैसे ही सोचता हूँ मुझे याद आ जाता है कि हाँ वो नर्मदा नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, कैपिटल उज्जैन और माहिष्मती है, ठीक है। ये वाला मैप मैंने बहुत बार पढ़ा है इस वजह से। और इसी के साथ मैं जब देखता हूँ तो उसकी लोकेशन भी फिर इसी के साथ, ये कौशल कौसाम्बी, तो मुझे पता है ये कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। इसी में से जो 4-5 है, जैसे एक पांचाल है, काशी है, वृज्जी है, कौशल है, बस 4 ही हैं। तो इसे आप एक बार ऐसे ब्लैंक मैप में वेस्ट से ईस्ट लगा लोगे ना खुद से, तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है ये, और बहुत पूछते भी हैं ये, जैसे आप देखो ना ये कितना पूछ रहे हैं, फिर से अभी आगे भी क्वेश्चन मिलेगा, तो ये मैप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो महाजनपद को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ईजिली आप टैकल कर पाओगे अब। तो इसमें पूछ रहे हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे जब ये जो ऑफिस है गवर्नर जनरल का ये परमानेंटली अबॉलिश हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आई थिंक 1950 में ये अबॉलिश हो जाता है, और उस टाइम तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उससे पहले माउंट बेटन थे 47 से 48 के आसपास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, तो उन्हें मैं बता देता हूँ क्या क्या पूछते हैं। पहला ये पूछते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स इसका नाम था, ठीक है। दूसरी चीज ये पूछते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, ये ईयर भी मैं बता देता हूँ साथ के साथ, 1773 की ये बात है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 की, विलियम बेंटिक नाम था, ठीक है, विलियम बेंटिक। ये साथ में बता दूंगा मैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट वायसराय पूछते हैं, वायसराय कौन था फर्स्ट, तो फर्स्ट वायसराय हमें 1858 में देखने को मिलता है, नाम था कैनिंग। इसी को आप लास्ट गवर्नर जनरल भी बोल सकते हो, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद उस टाइम पे प्रेजेंट उस टाइम के हिसाब से वो हटा दिया गया था, ठीक है। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, या फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कैनिंग ही थे। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन किस तरीके से, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछते हैं, ठीक है। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस टाइम पे माउंट बेटन थे, ठीक है। उस टाइम पे कौन थे, माउंट बेटन थे। उसके बाद ये पूछते हैं कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन, या फिर कई बार डायरेक्ट पूछ लेंगे कि लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा ना कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब हमारा ऑफिस ये गवर्नर जनरल वाला परमानेंटली खत्म हो गया, तो लास्ट गवर्नर जनरल फिर कौन हुआ, इस हिसाब से फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आप बोल लो, या फिर लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल बोल लो, क्योंकि उसके बाद तो ये ऑफिस ही खत्म हो गया जब ये ऑफिस अबॉलिश हुआ, बिफोर अबॉलिशन। तो इनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो सी राजा जी इन्हें कहा जाता है प्रेम पूर्वक, ठीक है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है। और ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बहुत पूछते हैं, ठीक है। ये ईयर तो आपको पता ही होगा, 1947 से 48 के आसपास, और ये 48 से 50 के आसपास। ओके, प्लानिंग कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव था सेटअप का,
ये क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करिए, बहुत आसान है। पहला कह रहे हैं कि प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाना और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरा ये कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका आकलन करना। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर सी है, दोनों ही सही हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि हमारा बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि असेसमेंट हो रिसोर्सेज की। तो देखिए ये बात भी सही है, इसके साथ ही हम प्लान्स वगैरह फॉर्मुलेट करें ताकि हम सबसे बेस्ट तरीके से अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कर पाएँ, है ना, फॉर द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या है, सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था और फाइनली ये भाषाई तौर पर ही होता है, बट हमने मैक्सिमम यूनिटी को रखने का प्रयास किया है। तो उसी संदर्भ में ये सवाल है। पहला ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने 1948 में ये आर्ग्यू करा कि भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइज होनी चाहिए। दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंड करा कि हमें इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना है, डालना है। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने ये रिकमेंड नहीं करा, गांधी जी के द्वारा ये रिकमेंडेशन नहीं देखने को मिली है डायरेक्टली। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि प्रोविंसेस हैं उन्हें स्टेट्स के आधार पर रीऑर्गेनाइज करोगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे करोगे, भाषा के आधार पे, तो प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इससे डिफ़िकल्टी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने ये भी कंसर्न जताया 1948 में ही कि इस रीऑर्गेनाइजेशन से हमारी जो डिवाइजिवनेस है वो हो सकती है और इसके साथ ही हमारी नेशनल यूनिटी को भी खतरा हो सकता है, हमें कंसोलिडेट करके रखना होगा एज मच एज वी कैन। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है। और सेकंड इसलिए गलत है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई फॉर्मली रिकमेंडेशन नहीं दी थी। हालांकि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया गया था, बट असेंबली ने एज सच ये बात नहीं कही कि हमें इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाषाई आधार पर किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। लिंग्विस्टिक यानी भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर किस तरीके से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया है। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले नाम आता है धार कमीशन का। धार कमीशन जो है ये 1948 में आती है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो एस.के. धार जी होते हैं, जस्टिस एस.के. धार जी, जो कि उस टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है, तो ये ईयर याद रखिएगा, बहुत बार ये ईयर पूछते हैं और इसमें रिकमेंडेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको रिकमेंडेशन भी ध्यान होनी चाहिए। धार कमीशन की जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए स्टेट्स का। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेट्स का, ये किस आधार पर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी जितने बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसी तरीके से हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, ना कि लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक वाली बात इनके द्वारा नहीं रिकमेंड की गई, तो ये ध्यान रखिएगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पर इन्होंने मना किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम से ही ये क्लियर था कि हमें भाषा के आधार पर नहीं गठित करना है, बट सिचुएशन ऐसी चेंज होती गई कि बाद में हमने फिर लैंग्वेज के आधार पर ही क्रिएट किया। ठीक है, और दूसरी कमेटी आती है JVP कमेटी। तो JVP नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, 1949 में आती है। तो इनमें से जो जे हैं ये जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है, और इसी के साथ ही वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। ठीक है, तो ये तीन लोग जो हैं ये इस कमेटी में होते हैं, और इनका भी जो रिकमेंडेशन है वो यही होता है कि ये बार बार कहते हैं कि लिंग्विस्टिक आधार पर तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, भाषा के आधार पर हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे इस चीज़ को, और इसी के साथ ही ये भी बताते हैं कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन पर नहीं करेंगे और मैक्सिमम यूनिटी रखेंगे। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन ही पूछते हैं आपसे बेसिकली। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन आपको ध्यान होना चाहिए। हालांकि ये कंप्लीटली इस बात को नहीं डिसमिस करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के आधार पर ना हो, बट ये कहते हैं मे बी अगर हमारी फ्यूचर में वैसी कंडीशन बने तो हम विचार करेंगे। बट यहाँ पे केवल सोल क्राइटेरिया लिंग्विस्टिक नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भाषा एक लौती चीज़ नहीं है जो हमें देखनी है, हमें अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है। ठीक है, ओनली लिंग्विस्टिक विल नॉट बी द रीजन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ तीसरी चीज़ यहाँ पे आंध्रा
स्टेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है बेसिकली पोट्टी श्रीरा रामलू जी के द्वारा जो हंगर स्ट्राइक होता है, इसके बाद आंध्र स्टेट क्रिएट होता है ना 1953 में 1953 में। और ये होता है बेसिकली हंगर स्ट्राइक जब किया जाता है, हंगर स्ट्राइक, तो इसके बाद ये काफ़ी स्पार्क हो जाता है और ये डिमांड उठने लगती है कि हमें लैंग्वेज के आधार पर क्रिएट करना चाहिए। तो मद्रास से अलग करके तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स को एक अलग स्टेट बनाया जाता है आंध्र स्टेट के नाम से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट बनता है लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएट होने वाला, कौन सा स्टेट? आंध्र स्टेट, ठीक है। उसके बाद और भी कमीशन आती हैं जिनमें जो सबसे मेजर हैं वो फजल अली कमीशन है। तो ये भी मैं बता देता हूँ, फजल अली कमीशन के बारे में बहुत पूछते हैं, क्योंकि फजल अली कमीशन ने फाइनली ये कह दिया कि ठीक है हम लैंग्वेज के आधार पर ही हम स्टेट्स को क्रिएट करेंगे। बट इन्होंने ये ज़रूर कहा कि एक स्टेट एक लैंग्वेज वाली बात नहीं होगी, ठीक है। एक स्टेट में एक से ज़्यादा लैंग्वेज हो सकते हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना कि क्या रिकमेंडेशन हुई, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। इनमें कौन कौन मेंबर थे? तो 3 मेंबर थे। पहले हैं फजल अली जी, दूसरे हैं KM पन्नीकार जी, और तीसरे हैं जस्टिस HN कुंजरू जी। ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इन पे हर एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बना है, जितना भी मैंने बताया अभी यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बना है, तो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसमें यही पूछते हैं बेसिकली कि कौन मेंबर नहीं थे फजल अली कमीशन के अंदर, या इसमें ये पूछ लेते हैं कई बार कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन किस तरीके से गठित हुआ या कब हुआ, ठीक है। तो ये फजल अली कमीशन आया था 1953 में। तो ईयर भी मैंने बता दिया, क्रोनोलॉजी भी मैंने बता दिया और पूरा रीजन भी बता दिया। अब ये क्वेश्चन आप करिए, धार कमीशन का क्या मैंडेट था? CAPF का क्वेश्चन है। पहला ये कह रहे हैं कि स्टडी करना स्टेट्स के क्लासिफिकेशन को, दूसरा ये कि रिकमेंड करना स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है या नहीं, और तीसरा ये कह रहे हैं कि एग्जामिन करना कि मद्रास सिटी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं, और चौथा ये कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्टडी करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। रिकमेंड करना कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या नहीं, ये धार कमीशन का मेजर पर्पस था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आया होगा। बेसिकली धार कमीशन का क्या कहना था? यही कहना था कि केवल लिंग्विस्टिक फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर हमें देखने हैं, केवल भाषा के आधार पर तो हम रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब ये देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि दांडी मार्च से इंस्पायर होकर गांधी जी के जो दांडी मार्च है उनसे इंस्पायर होकर सी राजगोपालाचारी जी ने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। किस जगह से किस जगह? तमिलनाडु में बेसिकली। पहला ये कि तिरुनेवेली से नागरकोइल, दूसरा कांचीपुरम से महाबलीपुरम, तीसरा तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तंजौर कोस्ट में, और चौथा चेन्नई से वेल्लोर। ये सिविल सर्विसेज 2015 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए तंजौर कोस्ट में 60 लॉ को ब्रेक किस मार्च के द्वारा किया गया? तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी जी ने तंजौर कोस्ट में जाकर नमक कानून को तोड़ा। देखिए जब गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया तो भारत के अदर स्टेट्स में भी जो कोस्टल स्टेट्स थे उनमें भी लोगों ने, खास तौर से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जाकर नमक कानून को तोड़ा। और इसका रीजन यही था कि हर जगह से जब नमक कानून को तोड़ा जाएगा तो इस मूवमेंट को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी जी लीड कर रहे थे, और तो इस वजह से इसका आंसर जो ऑप्शन बी है। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि दांडी मार्च में किस क्षेत्र पे? तो ये देखो ना आपने यहीं पे तो इन्होंने लिखा है तंजौर कोस्ट, इकलौता ऑप्शन इसमें आपको तंजौर कोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तंजौर कोस्ट में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये पूरा PYQ बेस्ड है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है PYQ बेस्ड। नेक्स्ट देखिए, आचार्य विनोबा भावे जी ने फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड भूदान मूवमेंट में कहाँ मिला उन्हें? रामगढ़, गढ़वा, हैदराबाद या पोचमपल्ली? तो ये लास्ट ईयर NDA में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा था इन्होंने? ये देखिए आप, इन्होंने पूछा कि भूदान मूवमेंट के बारे में। पहला, विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज को ऑर्गेनाइज किया जिससे ये नॉन वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन के काम को आगे बढ़ा सके। बेसिकली विनोबा भावे का ये प्रयास था कि जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, उन्हें हम लैंड दें, क्योंकि बिना लैंड दिए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट। तो इन्होंने सर्वोदय समाज को भी ऑर्गेनाइज किया। दूसरा ये कि जयप्रकाश नारायण जी एक्टिव पॉलिटिक्स से निकल जाते हैं ताकि ये भूदान मूवमेंट ज्वाइन करें 1953 में। तीसरा ये कि भूदान मूवमेंट के ही वेग पर फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड हमें तेलंगाना के पोचमपल्ली में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है,
तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। विनोबा भावे जी ने ही सर्वोदय समाज को ऑर्गेनाइज किया, ये बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण जी एक्टिव पॉलिटिक्स से निकल जाते हैं 1953 में, ये बात भी सच है। और तीसरा ये कि भूदान मूवमेंट में ही हम देखते हैं कि फर्स्ट डोनेशन जो लैंड की मिली वो पोचमपल्ली में मिली। तो इसके तीसरे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना लिया गया, तो आंसर यहाँ पे डी होगा। सारे ही सवाल ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज हैं या फिर एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आप देख सकते हो। इसी वजह से हमने समग्र बैच पे इन दोनों को सबसे ज़्यादा फोकस में रखा है ना, क्योंकि हर साल 30-40 क्वेश्चन जो है सिविल सर्विसेज में भी इनफैक्ट इसी से आते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी है साफ तौर से। ओके नाउ ये क्वेश्चन देखिए, विजयनगर रूलर क्लेम दैट दे वर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ। तो विजयनगर रूलर ने क्लेम किया कि वो किनके बिहाफ में रूल कर रहे हैं। विजयनगर एम्पायर पर क्वेश्चन आना लाजिमी है और हर साल क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज में भी और यूपीएससी के द्वारा जो बाकी एग्जाम्स लिए जाते हैं उनमें भी। ऑप्शन है लॉर्ड मुरुगन, लॉर्ड वेंकटेश्वर, श्री विरूपाक्ष और श्री वल्लभ। देखिए सबसे बेस्ट क्या है ना, जो एनसीईआरटीज हैं उसमें जो थीम्स वाली हैं उसमें कंप्लीट विजयनगर पर है, और ये कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, बैच में भी पढ़ाया है पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ोगे, यहाँ इन्होंने बताया है कि इनफैक्ट द विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्ष, ठीक है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो विजयनगर का जो जगह है, विजयनगर जो साइट है, ये विरूपाक्ष और पंपा देवी जी के श्राइन्स से संबंधित है, इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो आंसर इसका साफ तौर से हम एनसीईआरटी के द्वारा कह सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, श्री विरूपाक्ष। अगला सवाल, डोमिंगो पेयस डिस्क्राइब्स अ किंग इन दीज वर्ड। देखिए डोमिंगो पेयस जो है ये ट्रेवलर था, ठीक है। ट्रेवलर्स पर मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सवाल आते हैं ट्रेवलर्स के ऊपर। और डोमिंगो पेयस का ये कहना था एक राजा के बारे में कि एक मीडियम हाइट के हैं, फेयर कॉम्प्लेक्सन है, इसके साथ इनका फिगर गुड है, और ना ही ज़्यादा मोटे हैं ये, ना ही ज़्यादा पतले हैं, और इनके फेस में स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं, ठीक है। इनके जो फेस हैं उनमें स्मॉल पॉक्स के मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कृष्णदेव राय जी के बारे में कह रहे हैं, रामा राय जी के बारे में, देवा राय सेकंड या देवा राय फर्स्ट। तो देखिए ये जो चैप्टर है विजयनगर वाला, इसी में आप पढ़ोगे कृष्णदेव राय जी के बारे में बताया गया है कि जो कृष्णदेव राय जी हैं उनसे संबंधित ये डोमिंगो पेयस डिस्क्राइब करते हैं कि मीडियम हाइट के हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, गुड फिगर है, ना ही ज़्यादा फैट है ना ही ज़्यादा थिन है, इनके फेस पे स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं, ठीक है। किनके बारे में कहते हैं, कृष्णदेव राय जी के बारे में कहते हैं। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के साथ जब हम ट्रेसिंग करके पढ़ते हैं तो हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है। नाउ अगला, फ्रीडम फाइटर कनक लता बरुआ सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ वाइल पार्टिसिपेटिंग इन। तो कनक लता बरुआ जी के बारे में पूछा जा रहा है। ये सेम सवाल एनडीए में लास्ट ईयर पूछा गया था कि फ्रीडम फाइटर कनक लता बरुआ वाज मार्टियर्ड इन। तो ये समझते हैं हम, ऑप्शन है हमारे पास सिपोई म्यूटिनी, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसके साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और चौथा है पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1893 टू 1894। ओके, यही सेम सवाल है, बस वो वर्ड बदल दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शंस वगैरह सारी चीज़ें सेम है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कनक लता बरुआ जी जो है वो मार्टियर्ड हुई थी। क्या स्टोरी है ये, आई थिंक मैंने इसे, अच्छा मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने स्लाइड नहीं बनाया अलग से। ओके, तो कनक लता बरुआ जी के बारे में बात करते हैं। कनक लता बरुआ जो है ये वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थी क्विट इंडिया मूवमेंट से, और ये असम से आती थी। इनका जन्म 1924 में हुआ था और 1942 में अनफॉर्चुनेटली सी वाज मार्टियर्ड, ठीक है। तो इसमें खास बात हमें ये समझनी है कि इनके जो ग्रैंडफादर थे घनाकांत बरुआ, ये भी एक फेमस हंटर थे दरांग में, और इनके जो एंसिस्टर हैं ये बरुआ किंगडम से अपना संबंध रखते थे। 1942 में इनके साथ फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन था जिसे मृत्यु वाहिनी के नाम से जानते हैं। अब नाम से ही समझ सकते हो, डेथ स्क्वाड मीन्स मृत्यु से भी नहीं खौफ होना है हमें और देश को आज़ाद करना है, ठीक है। और ये गोहपुर पुलिस स्टेशन तक मार्च करती हैं असम में ही, और इसी के साथ ये नेशनल फ्लैग को होस्ट करती हैं ताकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। हालांकि ओपन फायरिंग होती है पुलिस के द्वारा, बट फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं घबराती हैं, और इसी ब्रेव एक्ट में सी वाज मार्टियर्ड एट द एज ऑफ जस्ट 17, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, और यहाँ भी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ये सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिली होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से हम अपने कंप्लीट बैच में भी कवर करते हैं जहां पे हम सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज तरीके से डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से हम बैच में भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विसेज, हर
एक पेपर के लिए हमारे पास बैचेज हैं अवेलेबल, और सिविल सर्विसेज के बैच में आप देखो तो लास्ट 35 ईयर्स की यूपीएससी पीवाईक्यूज हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट हम इसी तरीके से कवर करते हैं, और इसके अलावा भी स्टैंडर्ड सोर्सेज और एनसीईआरटीज भी हम सारे कवर करते हैं लाइन बाय लाइन। ये नंबर्स हैं और यहाँ से आप इंक्वायरी करके बैच में एनरोल कर सकते हो बाकी डिटेल्स जानने के बाद। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में।